जय हिंद प्यारे साथियों, सिंह जी ऑफिशियल में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चला आगाज, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। आइए प्यारे साथियों, हम लोग आज फिर बॉटनी का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था जड़ के बारे में, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तना के बारे में। तो आइए बिना देर किए तना के बारे में जानते हैं और अच्छा से समझने का प्रयास करते हैं, और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो और बेहतर समझने वाले हैं आप। आइए देखिए आगे क्लास में। जैसे स्टेम, स्टेम क्या होता है? स्टेम को हिंदी में हम तना कहते हैं। तना देखते हैं विकास, सबसे पहले विकास को देखते हैं। पेड़ पौधे का विकास, विकास क्या होता है दोस्तों? विकास का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बीज है, छोटा सा बीज है। बीज को जब हम किसी ज़मीन पे या कहीं भी बोते हैं तो इसका जो ये एक पार्ट जो नीचे जाता है, जो नीचे जो जाता है, नीचे के बाद जब नीचे निकलने लगता है ना, तो एक ही साथ यहाँ से एक और निकलता है, एक और विकसित करता है। ये जिस प्रकार नीचे विकसित करते जाता है उसी प्रकार ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है, ये ऊपर बढ़ना स्टार्ट होता है। और ये जो नीचे जाता है इसे हम मूलांकुर कहेंगे। ये मूलांकुर हो गया, जड़ हो गया, मूल हो गया, रूट कह सकते हैं इसको। ये सब इसका पार्ट है और हम इसके बारे में पीछे वाले क्लास में मैंने आपको बता दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो फिर से वो वीडियो जाके आप देख ले, अच्छा से समझ ले, उसके बाद इसको देखने का प्रयास करें आप, तो आप बहुत अच्छे समझेंगे। तो मैंने जड़ के बारे में तो मैं पीछे क्लास में बता चुका हूँ, मैं इसमें बताऊँगा तना के बारे में। तो ये जो निकल के ऊपर जो निकल के आता है इसे हम हिंदी में प्रांकुर कहेंगे, हिंदी में प्रांकुर कहेंगे। और इसे इंग्लिश में से हम पुलमूला कहेंगे, पुलमूला कहेंगे। ये हो गया पुलमूला, और यही जो है तना का रूप लेता है, ये तना का रूप लेता है। जैसे आप फिगर में देखिए, जैसे बीज को बोए, बीज को बोने के बाद एक ऊपर पार्ट चला जाता है जिसे हम प्रांकुर कहेंगे, और एक नीचे जाता है जिसे मूलांकुर कहेंगे। मूलांकुर के बारे में तो मुझे पढ़ना नहीं, क्योंकि मैंने उसे तो पहले बता दिया, और वो प्रांकुर के बारे में आपको बता रहा हूँ। और ये हो गया बीज, ये हो गया। आइए अब इसमें देखते हैं, इसमें पूछ देता है कि इसमें जियोट्रॉफ होता है या नहीं, और फोटोट्रॉफ होता है या नहीं। अगर इसमें पूछ दिया कि जियोट्रॉफ होता है कि नहीं, जियोट्रॉफ और फोटोट्रॉफ, तो जियोट्रॉफ और फोटोट्रॉफ इसमें क्या होता है कि ये जियोट्रॉफ का मतलब हो गया कि जमीन की ओर आता है तो नहीं, जमीन की ओर ये क्यों जाएगा, ये तो तना है, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये इसमें, और बायो का नियम है कि अगर हाँ है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव, हाँ है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। तो इसमें हम नेगेटिव लिखेंगे, ये नेगेटिव हो गया मेरा, क्योंकि ये जमीन की ओर नहीं आता है। तो फोटोट्रॉफ प्रकाश की ओर जाता है, तो हाँ का मतलब पॉजिटिव, ये हो गया। ये हुई इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। आइए आगे देखते हैं इसकी विशेषता। मिटा देते हैं, इसकी विशेषता देखते हैं। इसकी विशेषता क्या होता है? जैसे आप सपोज करिए कि एक छोटा सा पेड़ मैं यहाँ बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये छोटा सा पेड़, ये छोटा सा पेड़ रहा। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से एक टहनी निकला होता है, और ये कि यहाँ से निकला होता है, फिर यहाँ से निकला होता है, इसी प्रकार निकलते रहता है। तो फिर ये जो यहाँ से निकलता है गांठ नुमा बन जाता है, फिर यहाँ से निकलेगा गांठ नुमा बन जाएगा, फिर यहाँ से गांठ नुमा बन जाता है। तो फिर मेरे प्यारे साथियों, इस गांठ नुमा जो बनता है यहाँ, इस गांठ को क्या कहते हैं? इस गांठ को कहते हैं नोड। और ये गांठ, दोनों गांठ के बीच में जो जगह बचता है ना, ये जो जगह बचा है, इसे हम इंटरनोड कहेंगे, इसे हम इंटरनोड कहेंगे। और नोड और इंटरनोड की वजह से पेड़ होता क्या है कि पेड़ मोटाई में तो थोड़ा वृद्धि कर लेता है, लेकिन चौड़ाई में वृद्धि नहीं कर पाता है। मोटाई में वृद्धि कर लेता है लेकिन चौड़ाई में वृद्धि नहीं कर पाता है। वजह नोड और इंटरनोड होता है, ये होता है। तो फिर आप इस फिगर में भी देख सकते हैं। इस फिगर में देखिए आप कि इस फिगर में जब दो जो दिखाया गया दोनों वो गांठनुमा, वो हो गया नोड, और दोनों गांठनुमा के बीच में जो जगह जो है दिख जो रहा है, जहाँ गांठ नहीं दिख रहा है आपको, वो हो गया इंटरनोड। तो आप इसमें समझ गए इस तना में। आइए देखते हैं आगे। विशेषता अब मैंने आपको बता दिया, विकास बता दिया,
और उसके बाद मैंने यही बता दिया कि जियोट्रॉफ क्या होता है, फोटोट्रॉफ क्या होता है। जियोट्रॉफ अंदर जाने का अगर होता तो उसमें हम पॉजिटिव लिखते हैं, लेकिन अंदर नहीं जाता है, ये ऊपर जाता है, इसी कारण इसको हम नेगेटिव लिख दिए। और फोटोट्रॉफ प्रकाश की ओर जाने का, तो उसमें हाँ जाता है, इसी कारण उसको हम पॉजिटिव लिखे हैं। आइए आगे जानते हैं, तना के प्रकार जानते हैं। तना कितने प्रकार के होते हैं? तना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं प्यारे साथियों। पहला वायवीय तना, दूसरा अर्धवायवीय तना, और तीसरा होता है भूमिगत तना। आइए देखते हैं। तना के प्रकार के बारे में जब हमें पूछेगा तो तना 3 प्रकार के होते हैं। तना 3 प्रकार के होते हैं। एक वायवीय होता है, वायवीय तना होता है, और दूसरा होता है अर्धवायवीय, 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 तीसरा होता है भूमिगत तना, भूमिगत तना। और इसे हम कहेंगे एरियल, हम सम एरियल, सेमी एरियल, और ये इसे कहेंगे हम अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड। ये हो गया 3 प्रकार का तना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए, ये वायवीय तना, तो वायवीय तना का एग्जाम्पल जैसे हम एग्जाम्पल आम का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, लत वगैरह ईटीसी सब इसी में आता है। यानी इसमें कहा जाए कुल मिला के लगभग 95% तना इसमें आ जाते हैं। जितना भी तना आप देखते हो लगभग 95-96% इसमें चले आते हैं वायवीय तना में। जितना भी आम, नीम वगैरह जो भी है सब। होता क्या है कि ऐसे निकलने के बाद पेड़ इस तरह पूरा फैल जाता है, तो सब जितना पार्ट उसका तना का होता है वो सब हवा में रहता है। जो निकलता है उससे हम ब्रांच कहेंगे, मोटा रहता है, ब्रांच होता है, और उसमें से अनेक ब्रांच, पूरे छोटे-छोटे ब्रांच निकल जाते हैं, जिसे हम छोटे-छोटे ब्रांच को हम मिनी ब्रांच कहते हैं। वो छोटे-छोटे पार्ट निकल जाते हैं। तो जो सब मतलब छोटे-छोटे पार्ट निकलते हैं वो पूरा हवा में रहते हैं, ऐसे पूरे मतलब चारों साइड घूमते रहते हैं। जिस प्रकार हम पेड़ के किनारे बैठ सकते हैं, पेड़ के थोड़ा सा आस-पास भी बैठ सकते हैं, ठंडा रहता है उसी की वजह से। तो वो वायु में रहता है पूरा एकदम, इसी कारण उसे वायवीय तना कहेंगे। आप उसको देखना है तो आप इस फिगर में भी देखिए वायवीय तना को किसे कहेंगे। ये आपको दिख रहा होगा, आम का पेड़ देखिए जिसमें फल लगा है। ये पूरा फल जो लगा हुआ है वो तो पेड़ के बाद साइड में पूरा लगा हुआ है, सब वायु में लटका हुआ है, हवा में लटका हुआ है। तो वायु में लटका हुआ है वायवीय तना, इसीलिए इसको वायवीय तना कहेंगे। और आप हाँ, और आप इस फिगर में आप इस फिगर में भी फिर से देखिए, आप इसको, इस लत को भी देखिए, यहाँ इस लत को देखिए, ये लत भी वायवीय तना में ही आता है। तो आइए देखते हैं फिर इसको, अर्धवायवीय को। अर्धवायवीय का मतलब जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया घास, घास और जलकुंभी, घास और जलकुंभी। ये क्या है? तो घास आप यहाँ देखिए फिगर में, घास ये हो गया। जब इसे हम करते क्या है, जब हम गाय को, बकरी को कुछ खिलाने का मतलब लाने के लिए, उसके चारा के लिए जब हम घास लाते हैं तो ऊपर से काट के लाते हैं, फिर 2 दिन के बाद ससुरा निकल जाता है, फिर काट के लाइए फिर निकल जाता है। लेकिन कितना होता क्या है कि वो खुरपी से या कुदाली से पूरा निकाल के ले आता है, और उसके बाद वहाँ कभी नहीं उगता है। तो वो पूरा तना को लेके चला आया। अगर कुछ तना को छोड़ देता तो फिर वो तना विकसित करके फिर वो थोड़ा सा बढ़ा लेता अपना एरिया, लेकिन वो ऐसा नहीं करा, पूरा निकाल के चला आया, इसी कारण वहाँ से ख़त्म हो गया घास। ये तो हो गई घास का। और जलकुंभी का देखिए, जलकुंभी में आप देखिए, जलकुंभी ये होता है, जब जलकुंभी में आप छोटा-मोटा तालाब में जो है आप मछली-उछली पालते हैं, उसमें अगर जलकुंभी आ जाता है तो फिर वो बाढ़ वगैरह में तो फिर वो जलकुंभी फैलने लगता है। फैलते-फैलते इतना फैल जाता है कि पूरा तालाब में पूरा घेर लेता है। जिस प्रकार का तालाब में आप मछलियाँ दो, कुछ भी दो, तो उसको साँस लेने में दिक्कत होता है। इसी कारण इसको साफ़ करा जाता है, हटाया जाता है इसको, और ये फूल भी बहुत बहुत अच्छा देता है। तो ये हो गया जलकुंभी। तो आप वायवीय तना देख लिए, आम, नीम, लत वगैरह ये सब तो देख लिए आप। ये हो गया, घास को देख लिए, जलकुंभी को देख लिए, अर्धवायवीय तना। अब आइए देखते हैं भूमिगत तना। तीसरा भूमिगत तना। भूमिगत तना जैसे इसको एग्जाम्पल में, भूमिगत तना आलू, ओल, आलू, ओल। और इसके बारे में जानते हैं एग्जाम्पल के बारे में, मिटा देते हैं, फिर हम इधर से अच्छा से समझाते हैं भूमिगत तना को। भूमिगत तना,
भूमिगत तना, जिसे इंग्लिश में हम अंडरग्राउंड स्टेम कहेंगे। तो फिर भूमिगत तना ये क्या होता है, जैसे इसका भूमिगत तना का एग्जाम्पल हो गया आलू, ओल, अदरक, हल्दी और लहसुन, प्याज ये सब हो गया। फिर साथियों आप आलू को यहाँ देखिए, एग्जाम्पल जैसे भूमिगत तना का आलू। अब आलू आपको लग रहा होगा कि क्या ये तो ज़मीन के अंदर है यार, ये तो जड़ होना चाहिए। अभी तक तो मैंने ज़मीन के ऊपर लगभग सबको बताया था, फिर ये ज़मीन के अंदर क्या कर रहा है, तो फिर ये तो जड़ होना चाहिए। नहीं, अगर जड़ होता तो एकदम फजाक से नीचे आ जाता, यानी इस प्रकार का नोकीला बना के वो ज़मीन के अंदर चला जाता। लेकिन इसमें इस प्रकार का आलू में कुछ ऐसा नहीं है। आपको दिख रहा होगा बगल में, आलू में ऐसा कुछ नहीं है। आलू गोल है, गोल मटोल, वो जो पचका ढसका जो दिख रहा है आपको, वो जहाँ जो है मतलब गड्ढा टाइप का दिख रहा है, उसका नोड है। नोड और इंटरनोड वो है उसमें। तो फिर वो जो होता है नोड और दो गांठ के बीच का जो प्लेन जगह दिख रहा है वो इंटरनोड हो गया उसका। तो वो जो आपको दिख रहा है आलू, तो वो आलू में जो है मतलब वो नोड है, न कि वो जड़ है। इसी कारण नोड है, और वो नोड के कारण ही ये तना में आता है। तो आप आलू के बारे में समझ गए। उसी प्रकार मैंने आलू बताया, उसके बाद ओल बताया। ओल को भी आप इसमें देखिए, इस फिगर में देखिए, ओल भी उसी प्रकार है। ये तो आलू ओल हो गया। अब आइए देखते हैं अदरक के बारे में। अदरक और हल्दी दोनों को आप इस फिगर में देखिए। अदरक और हल्दी दोनों इस फिगर में देखिए। दोनों में होता क्या है कि दोनों में नोड और इंटरनोड पाया जाता है। आपको दिख रहा होगा, इस प्रकार दिख रहा होगा, लेकिन वो एक्चुअली इस प्रकार है। उंगली का ये पार्ट जो आप छू के देखोगे इस प्रकार है वो, तो वो नुकीला नहीं है, वो उसका नोड है। और जो है वो दोनों नोड के बीच में जो गैप है, जहाँ से वो निकला हुआ है, उस बीच में जो प्लेन पार्ट दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दूर दिखेगा, वो आपको इंटरनोड दिखेगा। तो वो इसी कारण ये तना है, न कि जड़। और एसएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था कि अदरक तना है क्यों, तो उसका ऑप्शन सी में दिया गया था, इनसे बताया गया था कि वो तना इसलिए है कि उसमें नोड और इंटरनोड पाया जाता है। तो इसी कारण सेम अदरक और हल्दी सेम होता है, लगभग सेम आकार का होता है। और वो जब हरा रहता है, मतलब जब कच्चा रहता है तो लगभग सेम आकार का, जब सूखने के बाद थोड़ा दोनों में थोड़ा अंतर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप वो देख लिए। उसके बाद देखिए लहसुन और प्याज। लहसुन प्याज किस फिगर में भी देखिए, आपको दिख रहा होगा। और लहसुन प्याज ये इस साइड जो दिख रहा है आपको प्याज है। प्याज का मतलब क्या होता है, जैसे प्याज है क्या कि प्याज मतलब इस प्रकार प्याज निकला रहता है। आपको इस प्रकार प्याज निकला रहता है, इसमें जड़ रहता है, और इस प्रकार यहाँ से आके ऐसे करके प्याज निकला रहता है। तो जो इस पार्ट का ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है ये पार्ट ये क्या होता है, ये पत्तियां होता है, न कि ये जड़। ये पत्तियां होता है, नुकीला नहीं होता। इसको काट लिया जाता है, कभी कभी हम लोग इसको उखाड़ के सूखने के लिए दे के कहीं लटका देते हैं। जैसे लहसुन में भी उसी प्रकार करते हैं, लटका देते हैं कहीं रस्सी उसी में, कुछ दिन के बाद उसका उपयोग करते हैं। जब लहसुन नीचे थोड़ा बहुत समाप्त होने लगता है, तब जाके इमरजेंसी में उसका उपयोग करते हैं, वो होता है। तो वो होता है, इसी कारण इसे भी हम तना ही कहेंगे, और तना में ही आता है। तो आइए देखते हैं, जैसे इसको देखिए प्यारे साथियों, ये जो है आलू और ओल ये कंद में आता है, और ये अदरक ये प्रकंद में आता है, और लहसुन और प्याज ये सलकंद में आता है। अब क्यों आता है आपके मन में ये भी चल रहा होगा, ये भी बताएंगे आगे। देखिए कंद आने का वजह ये होता है, कंद इसलिए आता है कि इसका ज़्यादा पार्ट खाने योग्य होता है, इसका बहुत ज़्यादा पार्ट खाने योग्य होता है, खाने योग्य ज़्यादा होता है इसका पार्ट। और ये प्रकंद इसलिए आता है कि प्रकंद में इसमें गांठ नुमा पाया जाता है, इसमें गांठ अधिक पाया जाता है। और ये लहसुन प्याज इसमें पानी अधिक पाया जाता है, पानी बोले जल अधिक पाया जाता है, ये होता है। यहाँ तक तो आप देख लिए। अब आइए इसमें देखते हैं कि लहसुन जब हम थकुचते हैं तो गंध क्यों आता है, प्याज काटने से आंसू क्यों आता है, और ये हल्दी खाने से क्या होता है, अदरक का क्या काम है,
ये सब देखते हैं। आलू में क्या पाया जाता है ये देखते हैं। ये कंद, प्रकंद और सलकंद बता दिए, सब लगभग एक कैटेगरी का। आलू ओल एक जैसा है, उसमें कंद, अदरक और हल्दी एक जैसा है लगभग, उसमें प्रकंद। हाँ, अदरक हल्दी ये मसाला है, ये भी मसाला है, ये भी मसाला है और ये भी मसाला है। लहसुन प्याज एक जैसा है, सलकंद में आते हैं। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आलू में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और आलू में एक चीज़ और प्यारे साथियों कि आलू जो है, आलू का रंग हरा हो जाता है। आलू का रंग हरा हो जाता है कैसे? जैसे कि इस प्रकार से एक आलू होता है जो ज़मीन के अंदर आता है। ज़मीन के अंदर जब आलू आता है तो इसमें कुछ पार्ट इसका हरा हो जाता है, कुछ पार्ट अपना जो इसका रंग रहता है उसी रंग में रहता है। तो ये जो पार्ट जो हरा होता है वो इसलिए होता है, वो जो है हरा होने का रीज़न ये होता है कि सोलिन के कारण होता है। ये प्यारे साथियों, ये सोलिन के कारण इसका रंग हरा हो जाता है। तो आलू का हरा रंग जो है, हरा रंग सोलिन के